20 फरवरी 2024 की दोपहर करीब 3 बजे आगरा के मलपुरा थाना एरिया में एक किसान अपनी सरसों की फसल देखने अपने खेत पहुंचा। लेकिन तभी उसने देखा कि खेत के कोने से काला धुआं उठ रहा है और फसल भी काफ़ी जली हुई है। ये देखकर उसने वहां दौड़ के जाने का फैसला लिया और वो वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो उसकी आंखें वहीं ठहर गई, क्योंकि उसने देखा कि आग के बीच एक नीला प्लास्टिक का ड्रम पड़ा है। और जैसे ही उसने नीले ड्रम में अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने उसके अंदर देखा कि एक अधजली लाश पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो सहम गया, हाथ पैर कांपने लगे। और फिर हिम्मत दिखाते हुए जैसे ही वो स्थिर हुआ तब उसने फ़ोन निकाल के 112 नंबर पर डायल कर पुलिस कंट्रोल रूम में सब कुछ बता दिया। उसके बाद मलपुरा थाना की जीप सायरन बजाते हुए खेत की तरफ रवाना हुई और कुछ ही देर में थाना प्रभारी वहां आ पहुंचे। लेकिन फिर पता चला कि यह जगह सया थाना के क्षेत्राधिकारी में आती है, तो इसीलिए सया पुलिस को भी वहां मौके पर बुला लिया गया और दोनों टीम ने मिलकर उस ड्रम को वहां से बाहर निकाला और देखा कि अंदर हालत इतनी भयानक है कि पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। फिर तुरंत हायर ऑफिसर एफएसएल और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया और फॉरेंसिक टीम के प्रोसेस के तहत हर छोटे छोटे सबूत को केयरफुली कलेक्ट भी कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था कि यह लाश किसकी है और यहाँ पे इसे कैसे लाया गया, क्यों लाया गया और उसके साथ इतनी बेरहमी क्यों की गई। और हाँ, जब सच्चाई धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई तो लोग भी दो पक्ष में डिवाइड होते चले गए। कुछ लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाए तो कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसके साथ, यानी जो विक्टिम था इस केस में, उसके साथ जो कुछ हुआ और अपराधी ने जो भी कुछ उसके साथ किया बिल्कुल सही किया। पर वो सच क्या था जिसे सामने आने में और लोगों को पक्ष में डिवाइड करने में लगभग 1 साल 6 महीने और 28 दिन का वक्त लग गया। इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन, इतने समय का इंतजार आखिर क्यों? तो इसे समझने के लिए हमें इसकी हर एक डिटेल को जानना होगा। वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग डार्क रियलिटी। आगरा जिले के मलपुरा थाना एरिया का एक कबूलपुर गांव, एक ऐसा छोटा सा गांव जहां हर किसी की जिंदगी सिंपल और स्ट्रगल से भरी। इसी गांव में 19 साल का एक लड़का राकेश रहता था, जो नेचर से आउटगोइंग था, लेकिन गरीबी ने उसे बहुत ही जल्दी बड़ा बना दिया था। वो कभी मजदूरी करता तो कभी शादी ब्याह में जाकर के वीडियो शूट करता, थोड़े पैसे कमाता और फैमिली की बेसिक ज़रूरतें संभाव पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन उसके अंदर एक अलग किस्म की बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता था कि जल्दी पैसे कमाने हैं और गांव के बाकी लड़कों से थोड़ा अलग दिखना है, और शायद यही सोच उसे धीरे धीरे गलत रास्तों की तरफ खींचती जा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा शॉर्टकट और क्यूरियोसिटी की तरफ भागता रहता था। गांव के एक कोने में ही देवीराम नाम का एक हलवाई रहता था, जिसकी छोटी सी मिठाई की दुकान चलती आ रही थी। देवीराम नेचर से शांत लेकिन अंदर से बेहद प्रोटेक्टिव इंसान था, खास करके अपनी फैमिली और बच्चों को लेकर तो एक्स्ट्रा केयरफुल वो रहता था। उसकी बेटी इंट्रोवर्ट थी, जिसकी दुनिया सिर्फ घर, पढ़ाई, अपने पेरेंट्स तक ही सीमित थी। उन्हें उसकी बेटी को विलेज की भीड़ भाड़ से कुछ ज़्यादा लेने देना नहीं था। लेकिन फिर भी फरवरी 2024 में किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उस साधारण फैमिली की ज़िंदगी में एक खतरनाक तूफान आने वाला था। 18 फरवरी 2024 की शाम राकेश घर से निकला और हमेशा की तरह घर वालों को बोला कि मैं काम पर जा रहा हूं, और वो अपने किसी दोस्त के साथ, जानकार के साथ पहले शादी में वीडियो शूट पर गया था। लेकिन उस रात से वो कभी वापस नहीं लौटा और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में फैमिली को लगा कि शायद वो किसी के घर चला गया होगा, अपने दोस्तों के घर में बैठा होगा, लेकिन वक्त बीतता गया, देर रात होती गई, वो नहीं लौटा। जैसे जैसे वक्त बीता बेचैनी गहराती गई और उसकी माँ आंखें दरवाजे पे टिकाए इंतजार कर रही थी कि अब उसका बेटा लौट आएगा। फिर सुबह होते ही छोटे भाई ने चारों तरफ रिसर्च करना शुरू कर दिया,
रिलेटिव से पूछताछ की, फ्रेंड के घर जाके पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। सब यही कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद फिर थक हार के उसके पिता मलपुरा पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुरू में जो थानेदार वहाँ के थे उन्होंने फॉर्मल रिस्पॉन्स देते हुए ये कह दिया कि ऐसे केस में अक्सर देखा गया है कि सामने वाला खुद ही लौट आता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिवार बार बार ये कहता रहा कि आप तलाश कीजिए, पुलिस फिर भी यही कहती रही कि अभी जांच जारी है और घर वापसी की आप उम्मीद रखो। और फिर 20 फरवरी की दोपहर एक किसान ने खेत के कोने में एक नीला ड्रम और उसके पास जलती हुई चीज़ें देखी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। खैर, जिसकी हालत इतनी ख़राब थी कि पहचानना बिल्कुल नामुमकिन था। पहचान पर सवाल उठे और परिवार को फिर बुला लिया गया, यानी जिन्होंने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसके पिता को, उसकी फैमिली को। लेकिन यहाँ पे उसके पिता लाल सिंह ने पहली झलक में कहा कि ये उनका बेटे जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पहचान तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो इसीलिए उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और फिर इसीलिए पुलिस ने शव को सुरक्षित रखकर उसके टिश्यूज़, सैंपल्स, बाकी ये चीज़ें उठा करके एफएसएल टीम को भिजवा दिया और अभी तक पहचान पेंडिंग ही रही। और वहीं लाल सिंह यहीं से हर दूसरे दिन थाने पहुँच जाते और पुलिस से कहते कि वो पूरे गाँव और रिश्तेदारों के यहाँ रिसर्च कर चुके हैं, अच्छे से तलाश कर चुके हैं। लेकिन पुलिस हर बार बस इतना कहकर टाल देती है कि हम तलाश कर रहे हैं, बेटा खुद लौट आएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि परिवार अंदर से बहुत टूट रहा था, क्योंकि पहले से ही वो लाश खेत में मिल चुकी थी। अब पिता ने हालांकि पहचान करने से इनकार कर दिया था, पर कहीं ना कहीं तो अंदर बेचैनी सी थी कि कहीं उनका बेटा वापस लौटेगा या फिर वही उनका बेटा था जो खेत में मिला। ये कन्फ्यूज़न उनके अंदर बना रहा। अब फॉरेंसिक टीम ने उसके माता पिता से डीएनए सैंपल भी कलेक्ट कर लिए और टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने में महीनों का वक्त लग गया। पर हाँ, लाल सिंह यानी उसके पिता रोज कमिश्नर ऑफिस तक चक्कर लगाते, पटिशन देते, लेकिन फिर भी उतना कुछ उन्हें फ़ायदा नहीं दिखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगे चल के अब घर में कोई सहारा तो था नहीं। इसीलिए उनका छोटा बेटा भी अपनी किताबें छोड़कर पिता के साथ दौड़ भाग में लग गया। गांव में रहना भी अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि आरोपी पक्ष दबंग था और लगातार डराने धमकाने में लगा रहा। और नतीजा ये हुआ कि आगे चल के उन्होंने अपना गांव कबूलपुर छोड़ अपने रिलेटिव के घर रहने तक मजबूर हो गए और वो वहां स्थिर तौर पे रहने लगे ताकि उनकी जान बची रहे। और इसी बीच पुलिस का रवैया भी बेहद ढीला ही उन्हें देखने को मिला, क्योंकि पिता की शिकायत को बार बार टाल दिया जाता और केस को मिसिंग बता करके दबा दिया जाता। पुलिस 3-3 महीनों तक सिर्फ यही कहती रही कि बेटा खुद आ जाएगा, जबकि फॉरेंसिक सैंपल पहले दिन भेज दिए गए थे। डीएनए टेस्ट प्रोसेस लंबा था, रिपोर्ट आने में कई महीने लग गए और इसी बीच फैमिली लगातार अनसर्टेनिटी और दर्द में जीती रही। और जब आखिरकार फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और डीएनए मैच हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि वो जो उस खेत से बरामद हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि राकेश ही था, तब पूरा परिवार फिर से अंदर से दोबारा से टूट गया और पुलिस ने भी आखिरकार उस मिसिंग केस को मर्डर केस में कन्वर्ट कर दिया। और अब पूरी तरह डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि सस्पिशन सीधा उन्हीं लोगों पर गया जिन पर लाल सिंह शुरू से ही अपना शक जता रहे थे। लेकिन पुलिस पहले दिन से एक्शन लेने से बचती जा रही थी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन तेज हुई और पुलिस ने राकेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स, सीडीआर और सोशल मीडिया चैट्स, उन सबको बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सबूत जुटाने लगे और हर सबूत आपस में जुड़ने लगे। और शक की सुई एक ऐसे शख्स पर जाकर रुक गई जो सामने से बिल्कुल सीधा साधा दिखाई देता था, और वो था हलवाई देवीराम, जो खुद को इनोसेंट दिखा रहा था, लेकिन असल में उसी के घर से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। आई होप कि देवीराम का नाम आपको ज़रूर याद होगा कि इस केस में अभी तक उसका क्या रोल सामने आया है। बाकी अब आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तो आप करते ही हैं, लेकिन अब हाइप बटन आपको मिलता है कमेंट में, वहाँ पे तो प्लीज़ वहाँ पे ना आप हाइप कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो को और भी ज़्यादा आगे लोगों को रेकमेंड किया जाएगा। लेकिन एक मिनट और गाइज, आप में से जितने भी लोग ये चाहते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए रील्स, मीम्स के ऊपर मैं रिएक्ट करूं,
तो प्लीज़ आप लोग मुझे वो मीम रील भेजना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने एक ये चैनल बनाया है टिप टॉय इज़ लाइव के नाम से, जहाँ पे मैं लाइव आया करूँगा गेमिंग के साथ, रिएक्शन के साथ। तो आपके द्वारा जो भी मीम्स और रील भेजे होंगे मैं उसके ऊपर रिएक्ट किया करूँगा। तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे रील भी भेज सकते हो, या फिर मुझे इस मेल पे आप मुझे फाइल को अटैच करके भी भेज सकते। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर भी भेज सकते हैं। बाकी अब आते हैं आज के इस वीडियो पे। अब डीएनए रिपोर्ट आ जाने के बाद हुआ ये कि मिसिंग केस को अब मर्डर केस में पुलिस ने कन्वर्ट किया, और पुलिस के ऊपर ये दबाव था कि अब कैसे भी करके वो असली गुनहगार तक तो पहुंचे। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस मौके से बरामद नहीं हुआ था। फिर पुलिस ने तय किया कि अब इस केस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़ाना होगा और हर डिजिटल क्लू खंगाला जाएगा। सबसे पहले राकेश का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाला गया, और हाँ, उसके 48 घंटों की लास्ट लोकेशन के हिस्ट्री भी ट्रेस कर ली गई। तब जा करके पुलिस को पहली बार सॉलिड शक हुआ। लेकिन फिर भी सिर्फ सीडीआर से केस ये साबित नहीं हो सकता था, इसीलिए आगे प्रूफ की तलाश और भी ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। फिर ऑफिसर्स ने देवीराम का मोबाइल जब्त कर लिया और उसके सोशल मीडिया ऐप्स को स्कैन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही फेसबुक मैसेंजर खोला गया तो वहाँ राकेश और देवीराम के बीच 18 फरवरी की रात हुई चैट सामने आ गई, और उन मैसेज ने साफ कर दिया कि घटना वाली रात देवीराम ने खुद राकेश को अपनी दुकान पर अर्जेंटली बुलाया था। यानी अब सस्पिशन शक से बढ़कर अब हाफ कंफर्मेशन तक पहुंच चुका था। लेकिन असली सच देवीराम के मुंह से निकलवाना अभी बाकी था। और फिर पुलिस ने तुरंत उसे थाने बुलाया और पूछताछ शुरू की। लेकिन देवीराम हर बार सवाल का जवाब बड़ी ही चालाकी से देता रहा, और वो कहता रहा कि मैं तो दुकान पर था, मुझे राकेश के गायब होने की कोई जानकारी नहीं है, और खुद को इनोसेंट बताता रहा। लेकिन फिर ऑफिसर्स ने स्ट्रेटेजी बदली। पहले उसे सॉफ्ट टोन में समझाया कि सच बता देगा तो मदद हो सकती है, केस को हल्का किया जा सकता है। लेकिन जब वो फिर भी नहीं टूटा तो पुलिस ने इंट्रोगेशन और सख्त कर दी और अपने तरीके से घंटों तक पूछताछ की, और आखिरकार उसका धैर्य टूट गया और देवीराम ने नीचे झुककर धीरे से पूरा सच उगलना शुरू कर दिया। देवीराम ने कबूल किया कि हाँ, 18 फरवरी की रात उसने खुद मैसेंजर पर मैसेज करके उसने राकेश को अर्जेंटली अपनी दुकान पर बुलाया था। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। राकेश बाइक लेकर कबूलपुर से निकला और सीधे उसकी दुकान पे पहुंच गया। अब सर्दी का माहौल था तो उसने मफलर लपेटा हुआ था। उसने सोचा था कि दुकान पे अर्जेंटली किसी काम से बुलाया होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। अब जैसे ही दुकान पर वो पहुंचा तो अचानक से उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। देवीराम ने फिर बिना समय गवाए उसने सीधे अपने पास रखी उस आयरन वायर को उठाया और उसके सीधे गले पे लपेट दिया। उस वक्त देवीराम के मन में गुस्से और डर दोनों थे, लेकिन अब उसके लिए वो लास्ट बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए उसने तुरंत अपने भतीजे नित्य किशोर को फ़ोन किया और उसे घबराते हुए कहा कि मुझे मदद चाहिए, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने सब कुछ बताया। नित्य किशोर वहाँ थोड़ी देर में पहुँचा और एक लोडर लेकर के पहुंचा, एक टेम्पो की तरह, और उसमें उसके साथ एक नीला ड्रम भी। अब दोनों ने मिलकर के उस ड्रम में उसे डाला अच्छे से लपेट करके, और ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें रख दी ताकि दिखाई पड़े कि हाँ, उसमें सामान ही है। इसके बाद दोनों ने मिलकर के उस ड्रम को लोडर पे रखा और दोनों निकल पड़े रात में खारी नदी की तरफ। कबूलपुर से सया के बीच खेत का ये रास्ता बिल्कुल सुनसान था, वीरान, अंधेरा फैला हुआ था, और दोनों ने सोचा कोई उसे नहीं देख पाएगा। फिर उन्होंने खेत के बीच ड्रम उतारा, पेट्रोल छिड़का और माचिस लगा दी ताकि पहचान किसी भी तरीके से ना बच पाए, सबूत सारे खत्म हो जाए। और उन्हें लगा कि अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन गाइस, अभी तक आपने ये पूरा केस समझ लिया, सब कुछ आपको पता चल गया, लेकिन इसके पीछे की जड़ क्या थी वो अब आपके सामने आएगी। तब आप लोग बताना कि यहाँ क्या किसी को करना चाहिए था, कौन सही था, कौन गलत था, और क्या इसके और भी रास्ते हो सकते थे। क्योंकि ये घटना गाइज ऐसे नहीं घटी, इसके पीछे की भी कहानी थी। यानी अब हम उस जड़ तक उतरेंगे जहाँ से ये पूरा केस जन्म लेता है, यानी देवीराम की दुनिया, उसकी बेटी, उसका घर परिवार।
देवीराम एक मेहनती हलवाई था। वो अपनी दुकान चलाता और बेटी की सेफ्टी उसकी बहुत पहली प्रायोरिटी थी हमेशा से ही। लड़की घर में शर्मीली, पढ़ाई और घर के काम में लगी रहती, पर गांव की सीमित दुनिया ही उसकी असलियत थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वह लड़की बिना जाने किसी के कैमरे में कैप्चर हो गई। यानी एक दिन राकेश किसी काम से देवीराम के घर पे आया था, लेकिन दरवाजे पर काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने पर भी कोई नहीं बाहर आया। तब उसने अचानक से उस शांत माहौल में एक बाथरूम से नहाने की, पानी गिरने की आवाज़ सुनी। तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तब उसने देखा कि अंदर देवीराम की बेटी नहा रही है। लेकिन राकेश ने बिना सोचे समझे वहाँ से जाने की बजाय बल्कि उसने मोबाइल निकाला और चुपचाप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने दरवाजे के छोटे से गैप से चोरी छुपे पूरा सीन कैप्चर कर लिया और वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लिया। लड़की उस वक्त बिल्कुल अनजान थी और फिर ऐसे ही बाहर वो निकल गया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, उसकी वीडियो लेकर के। और फिर कुछ दिनों तक उसने वीडियो को चुपचाप अपने पास रखा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक थॉट घूम रहा था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। फिर एक दिन मौका पाकर उसने लड़की को वो वीडियो दिखा दिया और कहा कि अब वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। अब ये जानकर उस लड़की के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर और धैर्य दोनों थे, लेकिन राकेश लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। कभी पैसों की डिमांड तो कभी शारीरिक संबंध बताकर उसे धमकी देता। उसे बताता कि उसे 50,000 रुपये चाहिए और कहता कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। अब ये डर और भी ज़्यादा बढ़ता गया। अब इस डर की वजह से ही उस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया, चुपचाप रहने लगी और उसके चेहरे पर डिप्रेशन साफ दिखाई देने लगा था। और इन हरकतों को उसके पिता देवीराम ने नोटिस किया कि उनकी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है और वो मुझसे छिपा रही है। तब देवीराम यानी उसके पिता के बार बार पूछने पर आखिरकार लड़की ने रोते हुए पूरा सच बता दिया। उसने कहा, पापा, राकेश ने मेरा नहाते हुए वीडियो बना लिया है और अब मुझसे 50,000 रुपये मांग रहा है, धमकी देता है। मतलब बहुत सारी जो ब्लैकमेलिंग में उसने बातें की, सब कुछ उसने बता दिया। अब ये सुनकर उसके पिता देवीराम के तो होश उड़ गए। हालांकि पहले उन्होंने पुलिस से सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से बस समझौते और टाल मटोल का जवाब मिला। यानी अगर ये सच है कि देवीराम ने पुलिस की ही मदद ली, उसके बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, तो यहाँ पर उन पुलिस वालों की गलती मानी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि देवीराम ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। देखा जाए तो पुलिस की यहाँ पे लापरवाही, सही समय पर एक्शन ना लेना कहीं ना कहीं इस कहानी को रचता है। अब आप लोग इस केस को लेकर के क्या कहते हैं? कौन कितना सही था, कौन गलत था, किसने सही किया, किसने गलत किया? आपकी नज़रों में इस केस को लेकर के क्या विचार हैं? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो फॉर अवेयरनेस, ताकि जोश जोश में कोई भी लड़का किसी की भी प्राइवेसी को ऐसे ब्रेक ना करे। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो सामने वाले की ज़िंदगी तो आप बर्बाद कर ही रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं और अपने परिवार की भी कर रहे हैं। बिकॉज आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, उसके ऊपर आपके परिवार का भी हक होता है, उनकी उम्मीदें होती हैं। तो ऐसा करना सही नहीं है। और हाँ, आप लोग मुझे फटाफट से अब मीम भेजना शुरू करो ताकि उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर के आप आएँ, और लाइव तो वहाँ पे आए ही करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।